नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास्टरमाइंड में। मित्रों, ये टेस्ट सीरीज जो है एडिटोरिया पुस्तक से ली गई है, जो कि हाल ही फिलहाल में आई है और इसमें जो है 1 से लेकर के 14 तक मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं, जो कि टेस्ट नंबर 14 से शुरू करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, कहा जा रहा है कि मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक किसे माना जाता है। तो मराठा साम्राज्य का जो है द्वितीय संस्थापक किसको माना जाता है? तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक जो है बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। किसको? बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। और इनका शासनकाल जो है कार्यकाल 1713 से लेकर के 1720 तक माना जाता है। कब? 1713 से लेकर के 1720 तक। तो ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा? 1713 से लेकर के 1720 कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। 2 में क्या कहा जा रहा है कि स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो स्वराज शब्द का जो है सर्वप्रथम प्रयोग जो है दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। तो क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 को देखेंगे। क्या कहा जा रहा है कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किए थे। देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया था आदि ब्रह्म समाज की स्थापना। 1866 में क्या हुआ था? ब्रह्म समाज के विभाजन के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ध्यान रखिएगा, आदि ब्रह्म पूछेगा तो देवेंद्रनाथ ठाकुर यानी कि टैगोर, और भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना पूछेगा तो केशव चंद्र के नेतृत्व में हुआ था। इसके केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। कौन? तो ब्रह्म समाज, भारतीय ब्रह्म समाज। यहाँ पे आदि ब्रह्म समाज है तो क्या हो जाएगा? देवेंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ है? तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन जो है लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। इसको ध्यान रखिएगा, किसके? लुई 14वां के शासनकाल में हुआ था। और जो है इसकी स्थापना 1664 ईस्वी को की गई थी। ध्यान रखिए, कब? 1664 ईस्वी को की गई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राजा राममोहन राय द्वारा रचित पत्रिका कौन है? तो राजा राममोहन राय द्वारा जो है रचित पत्रिका बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी है और फारसी में जो है मीरातुल अखबार है। समझे? तो क्या हो जाएगा? ए और डी, यानी कि संवाद कौमुदी और मीरातुल अखबार। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? ए और डी, यानी कि राजा राममोहन राय बंगाल भाषा में जो है संवाद कौमुदी और फारसी भाषा में जो है मीरातुल अखबार का प्रकाशन किए थे। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? ए और डी। तो यहाँ पे गलती से क्या कर दिया है? ए और बी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे डी होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 को। 6 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का वास्तविक नाम किसने सुझाया था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है वास्तविक नाम दादा भाई नौरोजी ने बताया था। कौन बताया था? दादा भाई नौरोजी ने सुझाया था। कांग्रेस की स्थापना जब 28 दिसंबर 1885 को हुई तो ए यू ह्यूम ने उसका नाम क्या रखा था? तो इंडियन नेशनल यूनियन नाम रखा था। इंडियन नेशनल यूनियन का नाम रखा था और उसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो अल्मीडा था। कौन था? अल्मीडा था। अल्मीडा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था और उसने हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई थी, यानी कि चलाई थी। और ब्लू वाटर पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य जो है क्या करना था? शांतिपूर्ण जो है व्यापार करना था। तो इसको ध्यान रखिएगा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन था? तो अल्मीडा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 8 में क्या कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य किया गया था? तो एक कांग्रेस के 41वां अधिवेशन में, किसमें? तो 41वां अधिवेशन में जो है 41वां अधिवेशन 1926 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुवाहाटी में हुआ था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीनिवास अयंगर ने किया था। और इसमें कहा गया था कि प्रत्येक कांग्रेसी को खादी पहनना अनिवार्य है। तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वायसराय ने चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति का पालन किया था? तो सर जॉन लॉरेंस ने जो है, कौन? सर जॉन लॉरेंस जो है चतुराईपूर्ण निष्क्रियता नीति का पालन किया था। और ये अफगानिस्तान के संदर्भ में लॉरेंस जो है हस्तक्षेप नीति अपनाने का भी काम किया था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। हस्तक्षेप नीति पूछेगा तो क्या हो जाएगा? यही लॉरेंस साहब।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी और लेनिन का नाम का पर्चा प्रकाशित किया था? तो काजी नजरुल इस्लाम या अमृत डांगे या गुलाम हुसैन या मुजफ्फर अहमद। तो गांधी और लेनिन नाम का जो है पर्चा प्रकाशित करने का काम कौन किया था? तो अमृत डांगे ने किया था। कौन किया था? अमृत डांगे ने किया था। कौन किया था? अमृत डांगे ने किया था। इसको ध्यान रखिएगा। बम्बई के जो है श्रीपाद अमृत डांगे ने गांधी और लेनिन नाम का पर्चा प्रकाशित किया था। यह पर्चा जो है 1921 में प्रकाशन किया गया था और इसमें दोनों नेताओं के दृष्टिकोण का तुलनात्मक अध्ययन किया गया था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर पूछ दे कब, तो 1921 में। कब? 1921 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, बहुत ईजी है। कहा जा रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर वही पूछता कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारतीय, तो क्या होता? सिराज गोपालाचारी। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारत के प्रथम, भारतीय नहीं पूछ रहा है, इसलिए लॉर्ड माउंटबेटन होंगे। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को। 12 में क्या कहा जा रहा है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस संगठन की स्थापना किया गया था? 1939 में। तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है 1939 में जो है कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात जो है 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था और इसके महासचिव देवव्रत विश्वास बने थे। ध्यान रखिएगा, कौन? देवव्रत विश्वास बने थे। तो क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA, यानी कि इसका शॉर्ट नेम क्या होता है? HSRA। ये पूछा जा रहा है कि इसकी स्थापना कौन किया था? तो इसकी जो है स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना जो है चंद्रशेखर आजाद ने कब किया था? तो 1928 में किया था। कब किया था? तो 1928 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 1904 ईस्वी में वी.डी. सावरकर द्वारा अभिनव भारत की शुरुआत कहाँ किया गया था? तो 1904 में जो है वी.डी. सावरकर ने कहाँ किया था? मुंबई के नासिक में किया था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कहाँ किया था? स्थापना 1904 में नासिक में किया था। क्या हो जाएगा? नासिक। क्वेश्चन नंबर 15 को बनाइए। 15 में क्या कहा जा रहा है कि भारत में जो है करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में जो है करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया था? तो ये काम करने का कौन किए थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे, यानी कि JK गोखले ने। ध्यान रखिएगा, कौन? JK गोखले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा जा रहा है कि किसने जो है चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है चापेकर बंधुओं द्वारा किए गए हत्या की तुलना शिवाजी के द्वारा अफजल खां की हत्या से किया है। कौन? तो बाल गंगाधर तिलक ने किया है। 1857 में दामोदर चापेकर एवं बाल कृष्ण चापेकर ने जब प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी पत्रिका में इसकी तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से किया था। किस पत्रिका में? तो केसरी पत्रिका में। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 को बनाइए। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस कब मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1940 को जीना की अध्यक्षता में लाहौर में पाकिस्तान में मांग की घोषणा किया गया। कब मांग की घोषणा पूछेगा? तो 1940 में किया गया। अगर वही पूछ रहा है कि यह दिवस कब मनाया गया, तो जब प्रस्ताव हो गया पारित, तो इसकी स्मृति में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाने का काम किया गया। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे उसका दिवस पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? 23 मार्च 1943। लेकिन वही पारित पूछता तो 23 मार्च 1940। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। 18 में क्या कहा जा रहा है कि किस आंदोलन के समर्थन में लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? किस आंदोलन के समर्थन में जो है लाल कुर्ती आंदोलन चलाया गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा पश्चिमी उत्तर में जो है सीमा पर खुदाई खिदमतगार का आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को जो है लाल कुर्ती आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि आंदोलन के सदस्य लाल कुर्ती पहनते थे, इसलिए जो है उसको लाल कुर्ती आंदोलन का नाम दिया गया। तो ये कहाँ चलाया गया था? तो ये जो है पश्चिमी उत्तर सीमा पर खुदाई खिदमतगार आंदोलन चलाया गया था, उसी का नाम जो है क्या रखा गया? लाल कुर्ती आंदोलन रखा गया था। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन।
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या कहा जा रहा है कि यह किसने कहा था कि घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और मुझे बदले में मुझे पत्थर मिला है। तो महात्मा गांधी ने जो है दांडी मार्च के दौरान यह कहा था कि घुटने टेक कर जो है मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला। तो ध्यान रखिएगा क्या हो जाएंगे, महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कहा जा रहा है कि खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख परिणाम क्या था। तो खिलाफत आंदोलन जो है 1919 का नेतृत्व मोहम्मद अली एवं शौकत अली के ने किया था। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था और इसमें गांधी जी के द्वारा समर्थन दिया गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यही पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन का एक प्रमुख जो है परिणाम क्या था। तो हिंदू मुस्लिम की क्या हुई, एकता बढ़ी थी। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएंगे, यानी कि हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे बढ़ गई। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को जो है समाप्त करने का सुझाव दिया था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन को जो है समाप्त करने का ही प्रस्ताव कौन दे दिए थे, तो महात्मा गांधी जी ने दे दिए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्यों दे दिए थे, क्योंकि गांधी जी की मृत्यु के बाद जो है 15 फरवरी 1945 को हरिजन पत्रिका में उनकी अंतिम इच्छा और विषयनामा शीर्षक में एक दस्तावेज छपा था और इस दस्तावेज में गांधी जी ने लिखा है कि भारत को सामाजिक, नैतिक और आर्थिक आज़ादी हासिल करना अभी बाकी है और भारत में लोकतंत्र लक्ष्य की ओर बढ़ने का समय सैनिक सत्ता पर जनसत्ता से आधिपत्य की ओर जो है संघर्ष होना अनिवार्य है और हमें कांग्रेस को राजनीतिक दलों और सांप्रदायिक संस्थाओं के अस्वस्थ स्पर्धा को दूर रखना है। ऐसे ही कारणों से कांग्रेस कमेटी मौजूदा संस्था को भंग करने और लोक सेवक संघ के रूप में उसे विकसित करने का निश्चय करती है। तो ये बात कौन बोला था, तो गांधी जी ने बोला था। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 को बनाइए। 22 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न का जो है युग्म का सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। तो अभिनव भारत को बी डी सावरकर ने किया है, तो सही है। अनुशीलन समिति अरविंद घोष, ये भी सही है। गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, ये भी सही है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बाकी मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि सब के सब सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अभिनव भारत बी डी सावरकर, अनुशीलन समिति अरविंद घोष और गदर पार्टी लाला हरदयाल ने किया था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। 23 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि किस जो है पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। किस पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है, कौन सा पिटक में। तो विनय पिटक में या सूत पिटक में या अभिधम पिटक में। तो देखिए अभिधम पिटक में जो है बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन मिलता है। वस्तुतः इसकी जो है विषय वस्तु का एक सूत पिटक से प्राप्त साम है, किंतु अभिधम पिटक में जो है दार्शनिक निरूपण अधिक है। इसलिए जो है अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक चिंतन देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, अभिधम पिटक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 24। 24 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक के लिए कहा था कि हनूज दिल्ली दुरुस्त है, माने कि हुजूर दिल्ली दुरुस्त है। तो किसके लिए बोला था ये बात, तो ये बात जो है गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला गया था। निजामुद्दीन औलिया ने जो है गयासुद्दीन तुगलक से कहा कि हनूज दिल्ली दुरुस्त है, अर्थात दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो किसके लिए बोला था, तो गयासुद्दीन तुगलक के लिए बोला था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 को बनाइए। हिंदुओं के त्यौहार में शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था। तो हिंदुओं के त्यौहार में जो है शामिल होने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था, तो मोहम्मद बिन तुगलक थे। मोहम्मद बिन तुगलक थे। क्या हो जाएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। औरंगजेब के समय किस जाट विद्रोही नेता ने अकबर के मकबरे को लूट लिया था। तो ये कौन लूट लिया था, तो औरंगजेब के समय जो है इसके खिलाफ पहला संगठित विद्रोह आगरा और दिल्ली में जो क्षेत्र में जाटों ने किया था। और इस जो है अंग्रेज के समय अकबर के मकबरे को लूटने का काम कौन किया था, तो राजा राम ने किया था। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएंगे, राजा राम। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। 27 में क्या कहा जा रहा है कि हड़प्पा की मुहरों निम्नलिखित में से जो है किसका चित्रण नहीं मिलता है। हड़प्पा की मुहरों में जो है निम्नलिखित में से किसका चित्रण नहीं मिलता है। तो हड़प्पा की मुहरों में जो है घोड़ा का चित्र नहीं मिलता है, लेकिन एक सिंह गैंड वाला, यूनिकॉर्न का, पीपल के पत्ते और कुबड़ वाला बैल, हाथी, ये सब का मिलता है, लेकिन घोड़े का नहीं मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे, घोड़े। क्वेश्चन नंबर हम लोग 28 को देखेंगे। किस वेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। तो
किस वेद में पूछा जा रहा है? तो अथर्ववेद में जो है परीक्षित को कुरुओं का राजा क्या कहा गया है? किस वेद में? अथर्ववेद में। और सारे पॉइंट याद रखिएगा। अथर्ववेद की रचना जो है अथर्वा ऋषि के द्वारा किया गया है। अथर्ववेद में जो है कन्याओं की जन्म की निंदा करता है अथर्ववेद। और इस वेद में सभा एवं समिति की प्रजाति की 2 पुत्रियां कहा गया है। और सबसे अंतिम में रचित वेद के रूप में अथर्ववेद को जाना जाता है। गोपत ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से ही है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इन सारे पॉइंट को नोट आउट कर लीजिएगा आप लोग। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में किस वर्ग का अस्तित्व नहीं था? तो मेगास्थनीज के अनुसार जो है सभा शब्द का जो है सभासद का नहीं था, या अहिर का नहीं था, या ब्राह्मण का नहीं था, या सैनिक का नहीं था। तो मेगास्थनीज जो है भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभक्त किया है, विभाजित करने का काम किया है। पहला दार्शनिक, किसान, अहिर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद। तो देखिए सभासद भी है, सैनिक भी है, अहिर भी है, लेकिन ब्राह्मण को जो है ये किसी वर्ग में नहीं रखा था। तो क्या हो जाएंगे? वही पूछ रहा है कि अस्तित्व नहीं था, तो कौन नहीं था? तो ब्राह्मण नहीं था। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 को। मौर्य काल में जो है उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ कितने प्रकार का होता था? तो मौर्य काल में जो है उच्च अधिकारी के रूप में वर्णित तीर्थ जो है एक 18 प्रकार के होते थे। ये कितने प्रकार के होते थे? 18 प्रकार के होते थे। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से है। क्या कहा जा रहा है कि हाल ही में जो है प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कि कौन सा जो है कह रहा है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सुमेलित नहीं है? तो पहला है रिवॉल्यूशनराइज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया ओन इट्स फ्रीडम। ये पुस्तक कौन लिखे हैं? संजीव सन्याल, हाँ इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट है पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघानंद देसाई, ये भी लिखे हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड ऑफ यूनिफॉर्म, यानी कि रचना जो है बिष्ट रावत के द्वारा किया गया है। तो ये सारे पुस्तक का जो है सुमिलित है, यानी कि सब सही है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। 32 में क्या कहा जा रहा है कि मैनुअला रोका बोटे को निम्नलिखित में से किस देश की पहली जो है महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो मैनुअला रोका बोटे को जो है किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी के प्रधानमंत्री के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। किसको? मैनुअला रोका बोटे को। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, एक करंट से क्वेश्चन है। आगे है तो इस स्लोवानिया के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति जो है नताशा पार्क मशहूर है, और पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बलुआर्टे, और पेरू की राजधानी लीमा होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोका बोटे हैं, अभी इसको हम लोग बताए हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में क्या कहा जा रहा है कि खगोलविदों ने हाल ही में किस ग्रह के चारों ओर 12 नए चंद्रमाओं की खोज की, जिससे यह सर्वाधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह बन गया है? कौन सा ग्रह? शनि ग्रह बन गया है, या बृहस्पति ग्रह बन गया है, या अरुण बन गया है, या वरुण बन गया है? तो ऐसा करने वाला जो है कौन ग्रह बन गया है? 12 चंद्रमाओं की खोज किस पर किया गया है? तो बृहस्पति पर। अब इसमें जो है टोटल कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी हो गई है? तो 92 हो गई है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में क्या कहा जा रहा है कि 17 फरवरी से लेकर के जो मार्च 2 और 23 तक जो है निम्नलिखित में से कौन सा देशों के बीच संयुक्त सैन्य परीक्षण अभ्यास, उस अभ्यास का नाम है धर्म गार्जियन 2023 का आयोजन किया गया? किस देशों के बीच एक किया गया धर्म गार्जियन अभ्यास? तो एक किया गया है, किसके बीच किया गया है? भारत और जापान के बीच किया गया है धर्म गार्जियन अभियान। इसको ध्यान रखिए, क्या? धर्म गार्जियन 2023 भारत और जापान के बीच किया गया है सैन्य परीक्षण अभ्यास। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि हाल ही में आयोजित 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता? तो ऐसा करने वाला कौन हो गया है? तो ऐसा करने वाला जो है एक कर्नाटक राज्य हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कहा जा रहा है कि कलामंडल कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना थी? तो नृत्य शैली पूछा जा रहा है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ये कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम का है। कहाँ की नृत्यांगना थी? तो मोहिनी अट्टम की नृत्यांगना थी। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 37 को। 37 में क्या कहा जा रहा है कि भारतमाला परियोजना की शुरुआत कब किया गया? तो भारतमाला परियोजना की जो शुरुआत जो है 2015 में किया गया, या 17 में, या 18 में, या 19 में? तो भारतमाला
परियोजना का शुरुआत जो है 2017 में किया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और इस जो है परियोजना की शुरुआत केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग मंत्री कौन, नितिन गडकरी साहब ने जो है 25 अक्टूबर 2017 को किया था। और इस परियोजना के तहत जो है 26,000 किलोमीटर लंबे आर्थिक गलियारे का विकास करने का लक्ष्य है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस जो है निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम चुनना है। तो सबसे अधिक जो है जनसंख्या किसका है, पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो देखिए सबसे अधिक अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखेंगे तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश है, लेकिन ऑप्शन में उत्तर प्रदेश कहीं जिक्र नहीं है। इसके बाद आता है महाराष्ट्र, इसके बाद आता है कौन, बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद आंध्र प्रदेश। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक कहाँ, उत्तर प्रदेश, इसके बाद महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल, इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश। लेकिन यहाँ पे यूपी नहीं है तो महाराष्ट्र हो जाएगा एक नंबर पे यहाँ पे। तो महाराष्ट्र, इसके बाद बिहार, इसके बाद पश्चिम बंगाल। तो क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 को बनाइए। 39 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकें एवं उनके लेखकों को सुमिलित नहीं है। यहाँ ध्यान रख रहा है कौन कह रहा है कि कौन नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। रसखान का जो है प्रेम वाटिका, तो ए सही है, रसखान लिखे हैं कौन, प्रेम वाटिका इस पुस्तक से संबंधित है। फिरदौसी शाहनामा, ये भी सही है। रविन्द्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोन, ये भी सही है। लेकिन अमृता प्रीतम का जो है ये आंसू से संबंधित नहीं है, अमृता प्रीतम का, समझे। आंसू पुस्तक के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद। इसको जरा आप लोग नोट आउट कर लीजिए, कौन है, जयशंकर प्रसाद। नोट आउट कर लीजिए, लिखने में यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 में क्या कहा जा रहा है मित्रों कि निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। किस देश का जो है राष्ट्रीय जो है फुटबॉल नहीं है, राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। किसका, रूस का, ब्राज़ील का, फ्रांस का या मलेशिया का। तो मलेशिया का जो है राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है, बाकी सबका है। ब्राज़ील का है, फ्रांस का है, रूस का है, समझे। ध्यान रखिएगा क्या हो जाएगा, मलेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लाया गया, कब लागू किया गया। तो ये जो है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम 1954 में जो सर्वप्रथम अधिनियम लाया गया और 1 जून 1955 को जो है ये लागू हो गया। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब लागू किया गया। तो 1955 तो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन 1954 ही हो जाएंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अधिनियम जो सर्वप्रथम किया गया 1954 में और लागू हुआ 1 जून 1955 को। लेकिन यहाँ 55 ऑप्शन नहीं दे रखा है, 54 दे रखा, तो वही आंसर होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 को। 42 में क्या कहा जा रहा है कि यूरोपियन जो है कमीशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूरोपियन जो है कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है, जबकि यूरोपियन पार्लियामेंट लक्जमबर्ग में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यूरोपीय यहाँ पे कमीशन पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, ब्रुसेल्स। वहीं अगर पूछता कि यूरोपियन पार्लियामेंट कहाँ है तो लक्जमबर्ग होता। यहाँ पे उसका मुख्यालय पूछा जा रहा है तो ब्रुसेल्स होगा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कहा जा रहा है कि रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार जो है शांति हेतु नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसको, तो रेड क्रॉस को। तो अब तक जो है रेड क्रॉस को जो है 3 बार मिला हुआ है। कब कब, तो 1917 में मिला हुआ है, 1944 में मिला हुआ है और 1963 में मिला हुआ है। 1917 में मिला हुआ है, 1944 में मिला हुआ है और 1963 में मिला हुआ है। और रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हुई थी, इसको ध्यान रखिएगा। और रेड क्रॉस दिवस जो है 8 मई को मनाया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि कब कितनी बार मिला है, तो 3 बार। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 को। कहा जा रहा है कि मांडी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो मांडी जो है झागोर ये किस राज्य से संबंधित है, तो ये गोवा राज्य का ये नृत्य है, इसको ध्यान रखिएगा। कहाँ, गोवा राज्य का। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 45, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो बीसी राय पुरस्कार जो है किस में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। और बर्लॉग पुरस्कार कृषि क्षेत्र में दिया जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चिकित्सा क्षेत्र में किसको, तो बीसी राय को दिया जाता है और बर्लॉग कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 को देखेंगे। 46 में क्या कहा जा रहा है कि पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं। जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे हम लोग कौन सा पौधा बोलते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं। किसको बोलते हैं, हेलोफाइट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्लांट फाइबर तने से प्राप्त होता है। तो कौन सा प्लांट जो है जिसके फाइबर तने से प्राप्त होता है, तो उस प्लांट का नाम क्या है, तो सन हेम्प नाम है। इसको ध्यान रखिए, कौन क्या नाम है, सन हेम्प नाम है, सन हेम्प।
आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48। क्या कहा जा रहा है कि एंथ्रेक्स जो रोग है ये किसके कारण होता है? एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स जो है रोग है, ये रोग जीवाणु से होने वाला रोग है। यह त्वचा एवं फेफड़ों को प्रभावित करता है। कौन? एंथ्रेक्स। तो क्या चीज़ से होगा? जीवाणु से होगा, जो कि त्वचा और फेफड़ा को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है? तो शरीर का तापमान नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस करता है। कौन? हाइपोथैलेमस करता है। इसमें जो है भूख, प्यास, ताप, प्यार, घृणा, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये आदि को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? हाइपोथैलेमस करने का काम करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और मेडुला अम्बलागोटा जो है मस्तिष्क का सबसे पिछला भाग होता है, जिसका प्रमुख कार्य जो है रक्त दाब, हृदय धड़कन, श्वसन का नियंत्रित करना है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ताप नियंत्रित कौन करता है? तो ताप नियंत्रित जो है हाइपोथैलेमस करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50 को। रक्त के तरल घटक को क्या कहते हैं? तो रक्त के तरल घटक को हम लोग क्या बोलते हैं? रक्त के तरल घटक को हम लोग प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। कहा जा रहा है 51 में कि न्यूरॉन का कौन सा भाग, न्यूरॉन का जो है कौन सा भाग कोशिकाएं साइटोन को दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेवार है? तो न्यूरॉन का जो है कौन सा भाग जो है साइटोन के दूर संकेतों को प्रसारित करने के लिए जिम्मेदार है? तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? एक्सॉन है नाम उसका। क्या नाम है? एक्सॉन है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 52 को देखेंगे। 52 में क्या कहा जा रहा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सांस लेने के लिए दिल की धड़कन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? वो कौन सा भाग है? तो अभी आप पढ़ें कौन सा काम करता है मस्तिष्क का? था मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा क्या हो जाएगा? मेडुला ओब्लांगेटा। ये जो है खांसने, छींकने और निकलने जैसी सजगता को नियंत्रित करने में भी मदद करता है, और ये श्वास, दिल की धड़कन और रक्तचाप को नियमन को जो है नियंत्रित करने का काम करता है, मेडुला ओब्लांगेटा। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 को। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी वैक्सीन का जो है इस्तेमाल जो है किस रोग के रोकथाम के लिए किया जाता है? तो ये क्षय रोग में किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। और क्षय रोग बैक्टीरिया जनित रोग है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। यह फेफड़ा को भी प्रभावित करता है। क्षय रोग किससे होता है? तो बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से, और जो है ये फेफड़ा को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 54 बताइए। 54 में क्या कहा जा रहा है कि सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है। तो किस एटीपी में बदलता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, या राइबोसोम में, या क्लोरोप्लास्ट में, या परऑक्सीसोम में? तो सौर ऊर्जा जो है एटीपी में बदलती है। किस में? तो क्लोरोप्लास्ट में बदलती है। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग देखेंगे 55 को। 55 में क्या कहा जा रहा है कि 2 समानांतर प्रतिरोध है और कुल उसका प्रतिरोध 1.03 किलोग्राम ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2 किलो है तो दूसरे प्रतिरोध का मान निकालना है। तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। तो दूसरे प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा? 4.70 किलो ओम हो जाएगा। जरा ये कैलकुलेटिव है, आप लोग बना लीजिएगा। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से कौन सा भाग जो है कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो कैन को क्रश करना या कैन को कुचलना? तो देखिए, दूसरा है भोजन का पचना, और तीसरा है बेकिंग सोडा और सिरके का मिश्रण, चौथा है मोमबत्ती का जलना। तो यहाँ हमको बताना है कि भौतिक परिवर्तन कौन है। तो कैन का जो भौतिक स्वरूप बदल जा रहा है, लेकिन जो भौतिक स्वयं ही कितनों भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन है जो कुछ भी करने के बाद सेम उसी अवस्था में रहे, वो भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो अगर केन को कुचलिएगा या क्रैश कीजिएगा तो वहीं किने न रहेगा, तो क्या हो जाएगा? ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। बाकी सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। मोमबत्ती का जलना, भोजन का पचना, ये सब रासायनिक है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57 को। किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किस जो है यंत्र के द्वारा बल मापा जाता है, ये बात पूछा जा रहा है। तो बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो है कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस कमानीदार तुला की सहायता से जो है किसी यंत्र का, इस यंत्र से जो है हम लोग किसी वस्तु पर लगने वाले बल को माप लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? कमानीदार तुला या स्प्रिंग बैलेंस के तहत। आगे कहा जा रहा है कि सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो कोई भी अगर सेल्सियस हो उसको केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे? केल्विन बराबर क्या होता है? C + 273.15 होता है। इसको ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? +273.5।
1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 को बनाएंगे। क्या कहा जा रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। प्रकाश का जो है वर्ण विक्षेपण किस में संभव है, तो ये प्रिज्म द्वारा होता है वर्ण विक्षेपण, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तापमान ध्वनि की गति कैसे प्रभावित करता है। तापमान जो है ध्वनि की गति, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो तापमान बढ़ा दीजिएगा तो ध्वनि की गति क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 61 को बनाएंगे आप लोग। क्या कहा जा रहा है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है। तो एक जो है फ्लोरोसेंट लैंप जो है एक हैलोजन लैंप से कैसे भिन्न होता है। एक ऑप्शन दे रखा है इसका, एक फ्लोरोसेंट लैंप प्रकाश उत्पन्न करने के लिए एक गैस का उपयोग करता है, जबकि एक हैलोजन लैंप एक फिलामेंट का उपयोग करता है। तो ये भी सही है। दूसरा है कि एक फ्लोरोसेंट लैंप हैलोजन लैंप की तुलना में अधिक कुशल है। और तीसरा है एक फ्लोरोसेंट लैंप एक हैलोजन लैंप की तुलना में एक गर्म प्रकाश पैदा करता है। तो ऐसा नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका, ये दोनों हो जाएगा आंसर, यानी कि ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 62 को। 62 में क्या कह रहा है कि अगर आप किसी जो है अर्धचालक को गर्म कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, उसका प्रतिरोध बढ़ता है या घटता है, या वहीं रहता है, या पहले बढ़ता है या घटता है। तो इस क्वेश्चन को हमने कम्युनिटी में भी लगाया था, तो बहुत जो है अधिकांश मित्रों ने जो है इसका गलत जवाब दिए थे, इसका परसेंटेज बहुत अधिक था। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, गर्म करने पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध क्या हो जाता है, घटता है, बढ़ता नहीं है। क्या हो जाएगा, घटता है। क्वेश्चन नंबर 63 को बनाइए। 63 में क्या कहा जा रहा है कि एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है। तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है निम्न में से किस में मिलता है, खनिज यौगिक में मिलता है, या खनिज मिश्रण में मिलता है, या प्राकृतिक तत्व में मिलता है, इनमें से कोई नहीं। तो एक ही प्रकार का परमाणु जो है ये प्राकृतिक तत्व में मिलता है, इसको ध्यान रखिए। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक तत्व में मिलेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 64 को। 64 में क्या कहा जा रहा है कि पानी की टंकी में फंगी को नष्ट करने के लिए किसका जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर पानी की टंकी है आप लोगों के पास, तो उसमें अगर फंगी हो जाएगा तो क्या डालिएगा, उसको नष्ट क्या चीज़ से कीजिएगा। तो उसको नष्ट जो है कॉपर सल्फेट के माध्यम से किया जाता है। किससे, कॉपर सल्फेट के माध्यम से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 को बनाइए। कहा जा रहा है कि आधुनिक रसायन शास्त्र का जो है जनक किसे कहा जाता है। तो आधुनिक जो है रसायन शास्त्र का जनक जो है लेवेजियर को कहा जाता है, लेवेजियर को कहा जाता है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 को देखेंगे। 66 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाती है। कौन सा धातु है वो, तो पारा एक ऐसा धातु है जो अन्य धातुओं के साथ एक संलय बनाने का काम करता है। कौन, पारा करता है ऐसा काम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 67 को देखेंगे। यूरिया में जो है उपस्थित होने वाला तत्व पूछ रहा है। तो यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व कौन कौन से है। तो इसमें उपस्थित होने वाले तत्व का नाम क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, CHNO। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 68 में क्या कहा जा रहा है कि मिथाइल अल्कोहल का उपयोग निम्नलिखित में से किस में नहीं किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है किस में, मिथाइल अल्कोहल का उपयोग जो है किस में नहीं किया जाता है। तो शराब उद्योग में जो है नहीं किया जाता है, शराब पेय पदार्थ में नहीं किया जाता है। किसका, मिथाइल अल्कोहल का। बाकी सब में यहाँ पे किया जाएगा ऑप्शन के अनुसार। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69 को। क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किस तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो किस में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होगा, बोरोन में या ऑक्सीजन में या नाइट्रोजन में या ऑक्सीजन में। तो ऑक्सीजन में जो है न्यूट्रॉनों की संख्या सर्वाधिक होता है, इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन में जो है परमाणु संख्या 8 होते हैं, द्रव्यमान संख्या 16 होते हैं, और न्यूट्रॉन यहाँ 8 होते हैं। लेकिन बोरोन में न्यूट्रॉन 5 होते हैं, नहीं 6 होते हैं, और नाइट्रोजन में जो है 7 होते हैं। तो सबसे अधिक किस में, ऑक्सीजन में कितना होता है, 8 होता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 में क्या कहा जा रहा है कि गैस वेल्डिंग निम्न से कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है गैस वेल्डिंग में। तो गैस वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिए, किसका, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑक्सीजन एवं एसिटिलीन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71। कहा जा रहा है कि भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, जरा आप लोग बताएंगे। तो भारत का जो संविधान है तो इसके ऊपर सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है। USA का संविधान का माना जाता है, या सोवियत संघ का संविधान का, ब्रिटिश संविधान का, या भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। तो क्या होगा इसका जवाब, जरा आप लोग कमेंट करेंगे तो बताएंगे। तो क्या हो जाएगा, भारतीय संविधान के सबसे ऊपर अधिक प्रभाव जो है पड़ा है तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 में क्या कहा जा रहा है कि हमारे देश में जो है न्यायिक समीक्षा
हमारे देश में जो है न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? तो न्यायिक समीक्षा की जो है धारणा ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 को बनाएंगे कि 73 में पूछा जा रहा है मित्रों कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस भाग में जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? तो भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? आपात स्थिति के प्रावधान में, या केंद्र राज्य संबंध को, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, या इनमें से कोई नहीं? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को जो है सुनिश्चित करने का काम किया गया है। तो क्या हो जाएगा? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कहा जा रहा है कि भारत के जो है उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के जो है उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, या राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं, या राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं, या शासन अध्यक्ष होते हैं? तो राज्यसभा का, भारत के उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के क्या होते हैं? ये राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होते हैं भारत के उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 को देखेंगे। 75 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद के जो है उच्च सदन को जो है राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो है राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा भारतीय संसद के अंग है, जिसमें जो है राज्यसभा को उच्च सदन तथा लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? राज्यसभा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 को बनाइए। क्या कहा जा रहा है कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम जो है केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत जो है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1919 के तहत कब किया गया था? तो 1921 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 77 को बनाइए। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार एक क्या है? तो भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का आधार क्या है? आपका एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता अनुच्छेद 16 के तहत तथा वैज्ञानिक स्वतंत्र का रक्षण अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में ये मौलिक अधिकार है। और भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकारों का वहां पे वर्णन है। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78 को। ग्राम राज्य के माध्यम से राम राज्य के बारे में किसने कहा था? तो ग्राम राज्य के बारे में जो है राम राज्य के बारे में कहने का काम कौन किए थे? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने कहा था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 79 को बनाइए। यदि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र निम्नलिखित में से किसको संबोधित करेगा? तो संविधान के अनुच्छेद 99B के तहत जो है लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को जो है संबोधित तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। तो किसको देंगे? तो उपाध्यक्ष को देंगे। तो इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? उपाध्यक्ष। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 80 में क्या कहा जा रहा है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु कम से कम जो है 30 वर्ष होना चाहिए। इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81 को बनाइए। 81 में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक निम्न में से किस अवसर पर बुलाया जा सकता है? तो किस अवसर पर बुलाया जाता है संयुक्त बैठक? तो इस साधारण विधेयक पर जो है बुलाया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। किसके तहत? तो 108 के तहत। और इसके तहत 3 स्थितियों का वर्णन किया गया है। पहला, जब विधेयक दूसरे सदन द्वारा जो है अस्वीकार कर दिया जाता है तब। और दूसरा, संशोधन के पश्चात दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं तब। और तीसरा, विधेयक दूसरे सदन में 6 माह से अधिक लंबित हो। तो इन तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति सदन की जो है संयुक्त बैठक बुला सकता है, ये तीनों कंडीशन में। और संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, अर्थात साधारण विधेयक के संबंध में जो है यह उपबंध लागू होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? साधारण विधेयक। क्वेश्चन नंबर 82 को बनाइए। 82 में क्या कहा जा रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। ठीक है, इसकी गणना निम्न में से किस आधार पर की जाती है? तो इसकी गणना जो है पंचायत की पहली बैठक के तिथि से किया जाता है।
पहली बैठक के तिथि से किया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर अब मुखिया उखिया बन जाते हैं तो पहली बैठक करते हैं तो उस तिथि से ही माना जाता है। क्या हो जाएगा? पंचायत की पहली बैठक की तिथि से माना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 में क्या कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए, थोड़ा इसको डाउन किया जाए, ब्रिटिश जो है संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी साहब थे। कौन थे? दादा भाई नौरोजी साहब थे। और दादा भाई नौरोजी लिबरल पार्टी से जो है ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने जो है इंडियन वेल्थ ड्रेन इनटू ब्रिटेन के जो है उनके सिद्धांत पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया था। तो ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक भी लिखे हैं पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल, और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 बनाइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में जो है प्रत्येक राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति से संबंधित है? कौन सा जो है अनुच्छेद ये जो है राज्यपाल की नियुक्ति करता है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 153 भारत में जो है प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपालों की नियुक्ति करता है। तो ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएंगे? 153 अनुच्छेद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 85। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो है निर्वाचन मंडल में सदस्य कौन कौन होते हैं, जरा आप लोग जवाब देंगे। तो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के द्वारा जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। और ऐसे निर्वाचन से जो है मतदान गुप्त होता है। ऐसे निर्वाचन में क्या होता है? मतदान गुप्त होता है और इसमें संसद के सभी सदस्य होते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना, संसद के सभी सदस्य। हम तो राज्यसभा के लगा दिए थे, गलत हो जाएगा वहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? संसद के सभी सदस्य। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 86 में क्या कहा जा रहा है कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर क्षेत्र का जो है मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये पूछा जा रहा है। तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। इसको ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा? नई दिल्ली। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 87। कहा जा रहा है कि लाल और पीली जो है मृदा में निम्नलिखित में से किस जैव पदार्थ की कमी पाई जाती है? तो इसमें जो है कौन कौन पाई जाता है कमी? लाल और पीली मृदा में जो है नाइट्रोजन भी पाया जाएगा, कमी उसमें रहता है, और फास्फोरस भी और ह्यूमस भी। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 88 को। 88 में क्या कहा जा रहा है कि भूमध्य रेखा को दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार करती है, तो उसे भारत में किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भारत में जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाएगा। किसको? भूमध्य रेखा के दक्षिण पूर्व व्यापारिक जब पवन पार करेगा तो उसे हम लोग दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये भूमध्य रेखा के दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवन पार जब करता है तो उसे भारत दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जाना जाता है। यह घटना केरल के फेरल के नियम से प्रभावित होता है। और जो है फेरल के नियम उत्तरी गोलार्ध में पवन दाहिनी ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जो है पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाता है। और भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखाएं जो है बंगाल की खाड़ी शाखा है और दूसरा अरब सागर की शाखाएं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 89। भारतीय जलवायु के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय जलवायु जो है ये जो है जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की स्थिति देखी जाती है। तो क्या हो जाएगा? जनवरी माह के दौरान भारत में जेट स्ट्रीम की देखी जाती है। ये कथन सही है भारतीय जलवायु के संबंध में। आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 को तो बहुत बड़ा कर दिया है। देखेंगे, कहा जा रहा है कि रबी फसल गेहूं के उत्पादन से संबंधित दिए गए कथनों पर विचार करें। ठीक है, और जो है पहला ऑप्शन दे रखा है कि गेहूं के उत्पादन के लिए वार्षिक वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर की जरूरत होती है। तो हाँ, होती है गेहूं के उत्पादन के लिए। दूसरा कहा जा रहा है कि गेहूं की बुआई करते वक्त जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा कटाई करते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो बुआई करने के लिए जो है 10 डिग्री चाहिए और कटाई करते वक्त जो है 20 से 25 चाहिए। तो ये भी सही है तापमान। नेक्स्ट देखेंगे, हरित क्रांति के पश्चात गेहूं के उत्पादन में तथा उत्पादकता में जो है वृद्धि दर्ज किया गया है। तो हाँ, एक किया गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा?
ये तीनों सही है। और चौथा है कि कल्याण सोना और अर्जुन आदि गेहूं के प्रमुख किस्में हैं, तो ये भी इसका जो है प्रमुख किस्म है। तो क्या हो जाएगा उपयुक्त सही, यहाँ पे जवाब आंसर हो जाएगा। ये चारों का चारों सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 91। 91 में क्या कहा जा रहा है कि लेटराइट मृदा में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता होती है। तो लेटराइट मृदा में जो है लोहा की प्रचुरता होती है, इसको ध्यान रखिए। किसकी प्रचुरता होती है? लोहा की प्रचुरता होती है। और लेटराइट मृदा भारत में लगभग 3.7% भूभाग पर विस्तृत है। कितना? 3.7। नेक्स्ट देखेंगे मंगोल यार्ड का प्रजाति निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निवास करता है। तो मंगोल यार्ड का जो प्रजाति जो है ये अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, उत्तरी पूर्व जो है आदि क्षेत्रों में मंगोलवाड प्रजाति निवास करता है, जो कि भारत में विद्यमान प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि लद्दाख में भी है, सिक्किम में भी है और उत्तरी पूर्वी राज्य में भी है। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। 93 को बनाइए। 93 में क्या कहा जा रहा है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो देखिए पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दक्कन का पठार न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है। न्यून वर्षा वाला स्थान उसको बोला जाता है जहां वर्षा 50 से लेकर के 100 सेंटीमीटर के बीच होती है, जबकि कछार की घाटी, मणिपुर और बिहार, झारखंड, गंगा का मैदान ये मध्यम वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है, जहां वर्षा 100 से लेकर के 200 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है कि न्यून वर्षा वाले क्षेत्र में कौन शामिल नहीं है। तो ये मणिपुर शामिल नहीं है, बाकी सब शामिल है। नेक्स्ट बनाइए क्वेश्चन नंबर 94। लक्षद्वीप में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और इसका औसत तापमान कितना डिग्री सेल्सियस है। तो लक्षद्वीप उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत शामिल है और इसका तापमान 27 डिग्री सेल्सियस होता है और ये अप्रैल और मई में जो है 23 डिग्री सेल्सियस और तापमान के साथ जो है गर्म होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और आमतौर पर जो है जलवायु नम और सुखद है यहाँ, और जून से लेकर के अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून 10 से लेकर के 40 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ ही सक्रिय और यहाँ के सापेक्ष आर्द्रता 70 से 75% है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप में उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और इसका औसत तापमान जो है कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95। कोको स्टेट पूछा जा रहा है, बताइए कोको स्टेट क्या है भैया? कोको स्टेट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? कोको स्टेट, तो कोको स्टेट जो है उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ? उत्तरी अंडमान में स्थित है, जो कि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से अलग करता है। ध्यान रखिएगा, कोको द्वीप समूह किसको अलग करता है? म्यांमार के कोको द्वीप समूह को अलग करने का काम करता है। अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह को अलग करने का काम करता है। और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाली खाड़ी में स्थित 836 छोटे द्वीपों से मिलकर बना है और यहाँ 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। तो इस फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोको स्टेट कहाँ है? तो कोको स्टेट जो है ये उत्तरी अंडमान में है। तो यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 96। 96 में क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है। तो उद्गम स्थल जो है किसका मैदानी क्षेत्र में है? तो गोमती नदी का उद्गम स्थल जो है मैदानी क्षेत्र में है, जो कि गंगा जो है एकमात्र ऐसी सहायक नदी है, एक सहायक नदी है गंगा। और गोमती का उद्गम स्थल पीलीभीत यानी कि उत्तर प्रदेश है। और सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक मध्य प्रदेश में है। सोन नदी जो बिहार में है, गंगा में मिलती है। चंबल नदी का उद्गम स्थल जो है विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल मैदानी क्षेत्र में है। तो किसका है? तो गोमती का है। क्वेश्चन नंबर 97 को बनाइए। विष्णु प्रयाग के निकट, थोड़ा इसको डाउन किया जाए, विष्णु प्रयाग के निकट अलकनंदा की कौन सी धाराएं आपस में मिलती हैं। तो धौली गंगा और विष्णु गंगा विष्णु प्रयाग के निकट जो है आपस में मिलती है, जो कि अलकनंदा की 2 धाराएं हैं। और रुद्र प्रयाग के निकट जो है अलकनंदा नदी के दाएं तट पर मंदाकिनी नदी मिलती है और मंदाकिनी नदी पर जो है केदारनाथ स्थित है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। केदारनाथ कहाँ स्थित है? तो मंदाकिनी नदी पर ही स्थित है केदारनाथ। तो क्या हो जाएंगे? 1 और 3, यानी कि धौला गंगा और विष्णु गंगा जो है क्या हो जाएगा? 1 और 3, सॉरी ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 98। 98 में क्या कहा जा रहा है कि निम्न में से किस नदी को जो है सांगपो नाम से जाना जाता है। सांगपो नाम से जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ तीस्ता, मानस और
सुबनसिरी है, और जो है शांगपो के नाम से किसको जाना जाता है, ब्रह्मपुत्र को जाना जाता है। तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग क्या बोलते हैं, शांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो मानसरोवर के चिमांगडुंग में है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग बोलते हैं सांगपो नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 99, माउंट हैरियट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो ये माउंट जो है हैरियट अंडमान व निकोबार द्वीप समूह जो है ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है, ये दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ है, तो दक्षिणी अंडमान में है। क्वेश्चन नंबर 100 को बनाइए। 100 क्या कहा जा रहा है कि बांगर के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला कह रहा है यह नवीन मृदा होती है। यहाँ देखना है कि कौन सा कथन गलत है, सही नहीं जवाब देना है। देखिए बांगर के बारे में फैक्ट जान लीजिए। बांगर सबसे पुरानी जलोढ़ मृदा होती है और इसमें जो कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। और बांगर अन्य नाम से भी जाना जाता है, जो कि पंजाब में रेड कलर और उत्तर प्रदेश में भूड़ आदि के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा प्रचुर मात्रा में होता है। लेकिन कह रहा है कि बांगर यह नवीन मृदा है, यानी कि नया मिट्टी है, तो नहीं, ये नहीं है। आगे है, इसे पंजाब में रेह के नाम से जाना जाता है, तो हाँ जाना जाता है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की प्रचुरता होती है। तो क्या हो जाएगा, कौन सा कथन गलत हो जाएगा, यही ना गलत हो जाएगा। यह नवीन मृदा है, नहीं, यह नवीन मृदा नहीं है, पुरानी मृदा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 101 को बनाइए। कह रहा है कि एक किसी कुर्सी का विक्रय मूल्य इतना रुपया है और 1386 रुपया है। यदि हानि 23% है तो कुर्सी का लागत मूल्य बताइए। तो यहाँ क्या निकालना है, उसका कुर्सी का जो है सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप लोग निकाल लीजिएगा, बहुत इजी है। कॉस्ट प्राइस बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटा में 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो क्या हो जाएगा, एसपी इंटू, तो एसपी कितना, इतना 1386। तो 1386 गुने जो कीजिएगा, क्या लिखने में भी यहाँ दिक्कत होता है कैलकुलेशन में। 1386 गुने जो है 100 बट्टे जो है इतना घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा 77। जो कैलकुलेशन आएगा वहीं आपका आंसर आएगा। तो कटाइएगा तो क्या इसका आंसर आ जाएगा भैया, तो 1800 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 102। 102 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक पाइप की टंकी ए है जो कि 20 घंटा में भरता है और बी जो है उसे 35 घंटा में भरता है, और दोनों पाइप बारी बारी से खोल दिए जाते हैं। तो पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो पाइप ए और उसका समय कितना है, 20 घंटा है, और इसका क्षमता निकालेंगे तो क्या होगा बताइए। इसकी क्षमता निकालिएगा तो क्या होगा, क्षमता दोनों का निकाल लीजिए पहले। समय इस एक का 20 है और इसका 35 है, समझे। और कहा जा रहा है कि बारी बारी से खुले जाने पर बी पहले खुल जाता है। तो इसका जो है क्या कीजिएगा, क्षमता निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 7, और इसका क्षमता निकालिएगा तो क्या आ जाएगा 4। तो अब जो है कहा जा रहा है कि टैंक कितने समय में भर जाएगा, टैंक जो है कितने समय में भर जाएगा। थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेटिव है, आप लोग जो बना लीजिएगा, ऐसे इसके आंसर जो है 179 बटे में 7 हो जाएंगे। आगे देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि 10% और 12% और 13% के 3 साधारण छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एकल छूट निकालना है भैया, 10%, 12% और 13%। तो पहले जो क्या कर लीजिएगा, 10 से 12% का भी फार्मूला घटा लीजिए। क्या हो जाएगा, 10 + 12 छूट है, 10 + 12 कर लीजिए, माइनस 10 गुने 12 कर लीजिए, बटा में 100 कर लीजिए। जो आएगा उसका भी ये ले लीजिए, किसका 13%, ठीक है ना। तो इस तरह निकालिएगा तो इसके आंसर क्या आ जाएगा, 32.68%। नोट आउट कर लीजिए, क्या हो जाएगा 32.68% बना लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे 104 में क्या कहा जा रहा है कि एक आदमी अपनी आय का 76% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि हो जाती है तो उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में प्रतिशत में कितना कमी आएगा। तो इसको भी बनाइएगा, ये बन जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको भी बनाइएगा आप लोग। तो क्या हो जाएगा 4.2% की कमी आएगा। परसेंटेज का बहुत इजी क्वेश्चन है, देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 105 को बताइए। 105 में क्या कहा जा रहा है कि एक ट्रेन जो है 54 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 90 मीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो बता दीजिए इसका समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो चाल 54 किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदल लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 गुने 5/18, 5/18 से इसको भाग गुना कीजिएगा, जो आएगा तो वहीं उसको जो है भाग दे दीजिएगा 900 से, जो कटेगा वहीं इसका आंसर आएगा। तो कटेगा तो क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर आ जाएगा।
ध्यान रखिए, कटा लीजिए आप लोग, बना लीजिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106। 106 में क्या कहा जा रहा है कि ए बी बराबर इतना, ए सी बराबर इतना, तो ए बी और ए सी का मान बताइए। तो समानुपात है, बहुत ईजी क्वेश्चन, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा। तो बनाइएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 35:28 आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 107 को। 107 में क्या कहा जा रहा है कि धारा के साथ और धारा के विपरीत, धारा के साथ और धारा के विपरीत जो है इतना किलोमीटर घंटा, साथ में इतना चल रहा है 12 किलोमीटर और विपरीत में जो है 8 किलोमीटर चल रहा है, तो नाव की गति बताइए। तो ऐसा क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, हम लोग क्या करेंगे, धारा की गति जो है और विपरीत दिया है और गति दिया रखा है, तो सापेक्ष निकाल लेंगे इसका। तो क्या निकालिएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 108 को। एक जो है समान राशि को चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज योजनाओं का क्रम से इतना और इतना है, तो ब्याज दर इतना है, तो प्रत्येक योजना का निवेशित राशि खर्च क्या है। यानी कहने का मतलब है उसका कि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज की योजनाओं का प्राप्त ब्याज 630 रुपया है और 600 रुपया है। चक्रवृद्धि ब्याज का 630 रुपया और साधारण ब्याज का 600 रुपया 2 वर्षों का किसी मूलधन पर, और उसका ब्याज दर 10% है। तो कहा जा रहा है कि वो मूलधन क्या है, तो एस आई निकालना है। इसका किसका निकालना है, पहला का। देखिए तो एस आई बराबर क्या होगा, पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि क्या, मूलधन गुने दर गुने समय गुने, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100। तो जो है एस आई 600 ले लीजिएगा और जो है आर 10 ले लीजिएगा, टी 2 ले लीजिएगा और बटा 100 कर दीजिएगा और कटाइएगा। जो वैल्यू आएगा तो वही वैल्यू पी का आएगा, और जो पी का वैल्यू आएगा वही आपका वो वैल्यू क्या हो जाएगा, सी आई का भी हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेशन कर लीजिएगा। जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो पी का वैल्यू कितना आएगा, 3000 आएगा, और तो क्या हो जाएगा, वो राशि 3000 है। कोई खास इसमें मैथ हार्ड नहीं है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच जो है एक 80% मतदाताओं ने वोट डाला और 5% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया। उम्मीदवार को इतना वोट मिले तो कुल वैध वोटों का इतना प्रतिशत है, चुनाव में कुल कितना मतदाता जो है नामांकित है। तो ये भी परसेंटेज का सवाल है, इसको भी आप लोग बनाने का काम कीजिएगा। स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, क्या होगा इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट करके। तो इसको जब बनाइएगा, कह रहा है कि 80% मान लेते हैं, एक्स मान लीजिए, जहाँ जो भी आपको मानना हो मान करके जो उसको बना लीजिएगा। तो बनाइएगा तो क्या हो जाएगा, कुल जो है मतदाता नामांकित 18,500 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 110। 110 में क्या कहा जा रहा है कि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो गोले की त्रिज्या निकालिए। तो गोले का त्रिज्या निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको बनाइएगा, चाहे रोक लीजिए और बनाइए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ से रीजनिंग का सवाल है। कह रहा है कि 80 वाट, 4 वाट और 8 वाट, इसमें मतलब क्या, कौन सा स्थान आएगा, कौन सा चिन्ह डालेंगे ताकि इस कथन को पूरा करेगा, समझे। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि भागा डालिएगा इसमें, और 4 के बाद बड़ा है और 8 गुना 9 कीजिएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 को पुटअप कीजिएगा तो ये समीकरण का हल हो जाएगा। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है। 12 में क्या कहा जा रहा है कि दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जो शब्दकोश में आते हैं। व्यवस्थित कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3 1 5 2 4, इसको मैंने व्यवस्थित करना है अंग्रेजी के क्रम में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो ए बी और आगे है जेड वाई सी डी एक्स डब्ल्यू और ई एफ, समझे। तो ऐसा जो है बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है, समझे, और जो है घटता हुआ आगे भी प्रतीत हो रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भी यू, क्या हो जाएगा भी यू। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 113 को। 113 तो हो ही गया। 114 को देखेंगे। 14 में क्या कहा जा रहा है कि उस आरेख का पहचान करें जो दिए गए वर्गों के बीच उपयुक्त संबंध को दर्शाता है। पिता और पुरुष है और डॉक्टर है। तो देखिए पिता और पुरुष जो है, एक पुरुष पिता हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है, समझे। तो क्या हो जाएगा, पिता पुरुष एक पुरुष जो है पिता भी हो सकता है और डॉक्टर भी हो सकता है ना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 115 को आप लोग बनाइए। सूरज जो है पश्चिम की ओर 25 किलोमीटर चलता है और दाएं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर चलता है और पुनः दाएं ओर मुड़ जाता है और 25 किलोमीटर चलता है। तो आरंभिक बिंदु किस दिशा में है, दिशा पूछ रहा है, इसका दिशा क्या हो जाएगा, उत्तर दिशा में इसका आरंभिक बिंदु। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 116। आप लोग बनाइएगा, बन जाएगा। वो क्वेश्चन रीजनिंग का हार्ड नहीं है ना मैथ का इसमें। आगे देखेंगे
16 में क्या कहा जा रहा है कि कुछ चट्टानें लाल है और कुछ लाल वर्ग है, समझे। तो इसका निष्कर्ष दे रखा है कि कुछ लाल चट्टानें हैं, कुछ वर्ग चट्टानें हैं, और आगे दे रखा है निष्कर्ष केवल एक या केवल दो, क्या होगा। तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक, यानी कि एक ही सही है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 117। 117 में क्या कहा जा रहा है कि एक 117 को देखेंगे। 117 में क्या कहा जा रहा है साथियों कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों को सही क्रम में दर्शाता है। वहीं अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के अनुसार इसको सजा लेना है। तो इसको सजाइएगा तो क्या आ जाएगा, 3, 2, 5, 4, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। आगे कहा जा रहा है 118 में कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दिया गया है, उस संख्या का चयन करें जो 3 को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक है। तो 3 के दर्शाने विपरीत फलक कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा भैया, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1 हो जाएगा, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है बेमेल संख्या युग्म का चयन करें, और इसमें बेमेल को देखना है, बेमेल इसमें कौन है। तो बेमेल इसका जो है 520:481 है। क्यों है, इसको देख लीजिएगा। सबका जो है घटाने पर 29 आता है और इसको घटाने पर 29 नहीं आता है। और नेक्स्ट है 120, कह रहा है कि श्रृंखला को पूर्ति कीजिए, श्रृंखला का जो है पूर्ति कीजिए सही विकल्प डाल करके। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा, और जो है इसमें जो है 3 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस, और इसमें है 5 का स्क्वायर प्लस कीजिएगा, और जो है आगे 48 में जो है प्लस 7 का स्क्वायर पुटअप कीजिएगा, और 97 में 9 का स्क्वायर पुटअप कीजिएगा, और 178 में 11 का स्क्वायर पुटअप कीजिएगा। तो 200 आपका 99 आ जाएगा। तो यहीं से आपका सही विकल्प हो जाएगा। ये सीरीज कैसा लगा, ये मॉडल प्रैक्टिस टेस्ट जो है एडिटोरियल का कैसा लगा, ज़रा कमेंट करके बताइएगा, और अपना सुझाव देने का भी काम कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा मित्रों। हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।